मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की तरफ से एक के बाद एक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी नागरिकों से लेकर सामानों यहां तक कि सिंधु नदी के पानी को लेकर भी हिंदुस्तान सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख इख्तियार किया हुआ है। हिंदुस्तान सरकार के एक्शन को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार में बौखलाहट है। एक बार फिर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर परमाणु हमले की धमकी दे दी है। इस बीच राष्ट्रपति ने पाकिस्तान नेशनल असेंबली की मीटिंग बुला ली। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मिला डबल झटका। वॉइस ऑफ अमेरिका का ब्रॉडकास्ट बंद करने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक। मेक्सिको ने भी खारिज किया ट्रंप का प्रस्ताव। यूक्रेन के विक्ट्री डे परेड में हमले की धमकी पर भड़का रूस। पुतिन ने कीव को तबाह करने की दी चेतावनी। 9 मई को रूस में कई देशों का प्रतिनिधिमंडल होगा मौजूद। भारत के साथ बड़ा रक्षा समझौता करने की तैयारी में श्रीलंका। संसद में पेश होगा प्रस्ताव। पाकिस्तान और चीन को लगेगा झटका। Ever wondered what your home looked? और चलते चलते में देखेंगे ब्रह्मांड में मची भगदड़। वैज्ञानिकों ने देखी रहस्यमयी घटना। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिंगापुर चुनाव में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की पार्टी को मिला प्रचंड बहुमत। 97 में से 87 सीटों पर मिली जीत। 60 सालों से राज कर रही है पीपुल्स एक्शन पार्टी। ऑस्ट्रेलिया चुनाव में लेबर पार्टी की बड़ी जीत। 21 साल में दूसरी बार पीएम बनने वाले पहले नेता होंगे एंथनी अल्बनीज। खुद की सीट हार गए विपक्षी उम्मीदवार। जापान और चीन का एक दूसरे पर एयर स्पेस उल्लंघन का आरोप। पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीपों को लेकर दोनों देशों में विवाद। स्टारबेस नाम से जाना जाएगा दक्षिण टेक्सास शहर। एलन मस्क को मिली बड़ी जीत। मस्क की स्पेसएक्स रॉकेट कंपनी का प्रक्षेपण स्थल है स्टारबेस। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। और पाकिस्तान में तो खौफ इतना है कि वहां की सरकार की नींद उड़ी हुई है। रात 2 बजे मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रात को अधिकारियों को बदलने के आदेश जारी हो रहे हैं। और अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की डिमांड पर राष्ट्रपति ने 5 मई को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सत्र दिन की जगह रात में होगा। शाम 5 बजे के बाद संसद का विशेष सत्र शुरू होगा, जो देर रात तक चलेगा। दिन की रोशनी इस वक्त पाकिस्तान को बेचैन कर रही है, तो रात उसे डरा रही है। लेकिन पाकिस्तान सरकार के मंत्री और अधिकारी अभी भी धमकी दे रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान ने हमला किया तो वो एटम बम से जवाब देंगे। साफ है, पाकिस्तान ये बात स्वीकार कर रहा है कि हिंदुस्तान हमला करेगा तो उसकी हार तय है। इसलिए एटम बम की धमकी दी जा रही है। लेकिन एटम बम की धमकी का कोई भी असर कम से कम हिंदुस्तान पर तो पड़ता नहीं दिख रहा है। और ना ही दुनिया पाकिस्तान की इस धमकी पर गौर कर रही है। इसलिए उसे ज्यादा देशों का समर्थन भी नहीं मिल रहा। इस बीच हिंदुस्तान की नेवी ने लाइव फायरिंग ड्रिल शुरू कर दी है। सभी देशों के व्यापारिक जहाजों को अरब सागर के लिए नेविगेशन वार्निंग जारी कर दी गई है। नेविगेशन वार्निंग का मतलब होता है कि व्यापारिक जहाज वो एरिया छोड़ दे, क्योंकि अब यह सुरक्षित नहीं रह गया है। अगर नेविगेशन वार्निंग के बाद भी किसी भी देश के जहाज के साथ कोई हादसा होता है तो उसके लिए हमला करने वाला देश जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। इस बीच नेवी चीफ ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। उसके बाद वायुसेना चीफ भी पीएम मोदी से मिले। यानी पाकिस्तान को संदेश साफ है कि पहलगाम का बदला जरूर लिया जाएगा। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने के बाद अब भारत ने पानी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भी सीधा जवाब दे दिया है, जो दावा कर रहे थे कि हिंदुस्तान ने अगर पानी रोका तो पाकिस्तान एटम बम से हमला करेगा। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान का पानी रोकने का काम शुरू कर दिया गया है। हिंदुस्तान ने चिनाब दरिया पर बना डैम बंद कर दिया, जिसके बाद चिनाब का पानी पाकिस्तान की तरफ जाना बंद हो गया है। गर्मी के मौसम में इसका प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ना तय माना जा रहा है। इस बात की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी कि हिंदुस्तान की तरफ से अगर पानी रोकने की कोशिश की गई तो इसकी शुरुआत चिनाब से ही होगी। और यह काम शुरू भी हो गया है। इसके बाद यह माना जा रहा है कि कोई बड़ा एक्शन भी जल्दी लिया जा सकता है, जिसका खौफ पाकिस्तान में दिखाई भी दे रहा है। इस बीच पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य शेर अफजल खान मारवत के एक बयान ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाए तो वे क्या करेंगे। मारवत ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया कि अगर युद्ध बढ़ा तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगे झटके की। तो डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से ही कई देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है, और इसके पीछे की वजह या तो अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान रहे हैं या फिर उनके फैसले। और अब ट्रंप के एक और फैसले से अमेरिका के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला देश मेक्सिको भड़क गया है। मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने तीखे स्वर में कहा कि संप्रभुता बिक्री के लिए नहीं है, इससे समझौता नहीं किया जा सकता। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच उनकी अमेरिका में एंट्री को रोकने के लिए सेना की भूमिका बढ़ाने के आदेश दिए थे। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने मेक्सिको के साथ अपनी दक्षिणी सीमा पर अमेरिकी सैन्य उपस्थिति में भी बढ़ोतरी की, लेकिन अब इसके खिलाफ मेक्सिको ने कड़ा रुख अपनाया है। राष्ट्रपति शिनबाम ने साफ कहा कि एक तरफा सैन्य हस्तक्षेप के लिए अमेरिकी दबाव उन्हें और ट्रंप को टकराव की राह पर ले जाएगा। हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन आप अपने क्षेत्र में और हम अपने क्षेत्र में। हम अपने क्षेत्र में अमेरिका की सेना की उपस्थिति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। संप्रभुता बिक्री के लिए नहीं है, संप्रभुता को प्यार किया जाता है और उसकी रक्षा की जाती है। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि अमेरिका की मनमानी अब और नहीं चलेगी। ट्रंप को सिर्फ मेक्सिको से ही झटका नहीं लगा, बल्कि कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी कोर्ट ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने के ट्रंप प्रशासन के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसके बाद अब वॉइस ऑफ अमेरिका का अगले हफ्ते से एक बार फिर प्रसारण शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया यानी यूएसएजीएम समेत 7 एजेंसियों को खत्म करने या छोटा करने के आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद वॉइस ऑफ अमेरिका को प्रभावी रूप से बंद कर दिया था। ट्रंप और उनके रिपब्लिकन सहयोगियों का आरोप था कि वॉइस ऑफ अमेरिका वामपंथी पूर्वाग्रह रखता है। यह अपने दर्शकों को अमेरिकी समर्थक मूल्यों को नहीं दिखाता। वहीं इसका विरोध करते हुए वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा कि वो समाचारों को निष्पक्षता से प्रसारित करता है। लेकिन अब कोर्ट ने ट्रंप के एक और फैसले पर रोक लगा दी है। और अब अगली खबर में बात होगी रूस यूक्रेन में बढ़े तनाव की। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका ने भी साफ कह दिया है कि ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला। और अब जिस तरह से रूस और यूक्रेन आमने सामने आ गए हैं, उसे देखते हुए दोनों देशों में युद्ध विराम की कोई भी संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में भयंकर तबाही मचाने की चेतावनी दे दी है। रूस की ये चेतावनी यूक्रेन की धमकी के जवाब में आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने बीते दिन रूस को धमकी देते हुए कहा था कि यूक्रेन विक्ट्री डे परेड में हमला कर सकता है। ज़ेलेंस्की ने रूस की विक्ट्री डे परेड में आने वाले विदेशी मेहमानों को भी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि मैं किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। रूसी संघ के क्षेत्र में जो कुछ भी होता है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हो सकते। रूसी एजेंसी आपको सुरक्षा देती है और इसलिए हम आपको कोई गारंटी नहीं देते। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में जीत के 80 साल पूरे होने के मौके पर रूस में 9 मई को वार्षिक विजय दिवस परेड का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मौके पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई देशों के लीडर्स को न्योता दिया है। इस दौरान पुतिन ने यूक्रेन को अस्थायी युद्ध विराम का भी प्रस्ताव दिया। रूस ने 3 दिन के सीजफायर का ऐलान किया और उम्मीद जताई कि यूक्रेन भी इसका पालन करेगा, लेकिन यूक्रेन ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव 3 नहीं 30 दिन के सीजफायर के पक्ष में रहा है। पुतिन की तरफ से नाजी जर्मनी पर जीत के उपलक्ष्य में 3 दिन का युद्ध विराम का प्रस्ताव देना एक मजाक या एक धोखा देने की चाल के अलावा कुछ नहीं था। या तो जंग है या पुतिन हथियार रखकर बातचीत शुरू करें। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस 3 दिवसीय युद्ध विराम को रूस का ड्रामा बताते हुए कहा कि ये बस रूस के राष्ट्रपति पुतिन की इमेज चमकाने की कोशिश है और कुछ भी नहीं। उनके तेवर काफी तीखे नजर आ रहे हैं। खासकर अमेरिका के साथ खनिज डील के बाद से ज़ेलेंस्की के रुख में बदलाव देखा जा रहा है। उन्होंने रूस को सीधी चुनौती ही दे दी और ज़ेलेंस्की के बयान पर रूस भी भड़क गया। इस पर पलटवार करते हुए रूस ने कहा कि कोई भी ज़ेलेंस्की की गारंटी के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर उनके उकसावे के चलते यूक्रेन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई, 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के विजय समारोह के दौरान मॉस्को पर हमला किया गया, तो फिर कीव में 10 मई की सुबह की गारंटी कोई नहीं दे सकता। इन बयानों को देखते हुए दोनों देशों में युद्ध और तेज होने की आशंका जताई जा रही है, जो सभी की चिंता बढ़ा रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे भारत के साथ श्रीलंका के समझौते की। तो श्रीलंका ने भारत के साथ एक बड़े रक्षा समझौते को मंजूरी देने का फैसला किया है, जिसने पड़ोसी देशों खासकर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने साफ किया कि ये रक्षा समझौता जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज किया जिनमें कहा गया था कि उनकी नेशनल पीपुल्स पावर यानी एनपीपी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 से 6 अप्रैल 2025 की श्रीलंका यात्रा के दौरान हिंदुस्तान के साथ गुप्त समझौता किया। दिसानायके ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि लोग झूठी कहानियां बना रहे हैं। देशों के बीच समझौते पारदर्शी होते हैं। हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। दरअसल 5 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता अगले 5 साल तक प्रभावी रहेगा और सैन्य क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का एक ढांचा प्रदान करेगा। ये पहली बार है जब हिंदुस्तान और श्रीलंका ने सैन्य सहभागिता के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। श्रीलंका के रक्षा सचिव संपत थुय्याकुंथा ने कहा कि हिंदुस्तान हर साल लगभग 750 श्रीलंकाई सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण देता है। ये साझेदारी हमारे लिए अमूल्य है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि दोनों देश एक दूसरे के कानूनों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का सम्मान करेंगे। राष्ट्रपति दिसानायके ने बार बार दोहराया है कि श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल हिंदुस्तान विरोधी किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होगा। ये बयान हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा आश्वासन है और खासकर तब जब चीन और पाकिस्तान क्षेत्रीय स्तर पर हिंदुस्तान के खिलाफ गठजोड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दिसानायके के इस रुख की सराहना की और इसे दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक बताया। पिछले कुछ सालों में चीन ने भारत के पड़ोसी देशों खासकर श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की थी। श्रीलंका में चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जिसे हिंदुस्तान के लिए रणनीतिक खतरे के रूप में देखा जाता था। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हिंदुस्तान की चिंताओं को बढ़ाता रहा है। हालांकि श्रीलंका का हिंदुस्तान के साथ रक्षा समझौता और उसका हिंदुस्तान के प्रति दोस्ताना रुख चीन की रणनीति को करारा झटका है। श्रीलंका अब हिंदुस्तान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। विपक्ष ने इस समझौते पर सवाल उठाए हैं। एनपीपी की मूल पार्टी जनता विमुक्ति पेरामुना जेवीपी ने 1987 से 90 में हिंदुस्तान के तमिल मुद्दे में हस्तक्षेप के खिलाफ हिंसक विद्रोह किया था। विपक्ष का कहना है कि हिंदुस्तान के साथ ये समझौता श्रीलंका की संप्रभुता को कमजोर कर सकता है, लेकिन दिसानायके ने साफ कर दिया है कि ये समझौता दोनों देशों के हित में है और इसे गुप्त नहीं रखा गया है। ये रक्षा समझौता न केवल हिंदुस्तान और श्रीलंका के रिश्तों को मजबूत करेगा बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता लाने में भी मदद करेगा। जहां एक तरफ चीन और पाकिस्तान हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं श्रीलंका का हिंदुस्तान के साथ आना एक रणनीतिक जीत है। ये समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और रक्षा रणनीतियों को साझा करने का रास्ता खोलेगा, जो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए काफी अहम है। और अब चलते चलते में बात करेंगे धरती से 650 प्रकाश वर्ष दूर टूटने की कगार पर एक युवा स्टार क्लस्टर की। तो स्पेस में तारों के समूह यानी स्टार क्लस्टर्स आमतौर पर करोड़ों सालों तक एकजुट रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसा स्टार क्लस्टर खोजा है जो महज 2 करोड़ साल पुराना है और पहले ही टूटने की कगार पर आ गया है। इस अनोखी खोज ने खगोल वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इस समूह का नाम है ओफियन, जो ओफिचस नक्षत्र में स्थित है और धरती से करीब 650 प्रकाश वर्ष दूर है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाइया मिशन के आंकड़ों की मदद से अमेरिका की वेस्टर्न वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के खगोलविद डिलन हसन और उनकी टीम ने इस क्लस्टर को खोजा। ओफियन में लगभग 1000 युवा तारे हैं, लेकिन ये तारे इतनी तेजी से अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहे हैं कि ये समूह जल्दी ही पूरी तरह से बिखर जाएगा। आमतौर पर तारा समूह जैसे प्लेयाडीज या बी हाइव, इन्हें बिखरने में सैकड़ों करोड़ साल लगते हैं, जो अमूमन 10 करोड़ और 60 करोड़ साल पुराने हैं, फिर भी एकजुट है। गाइया के आंकड़ों से पता चला कि ओफियन के तारों की गति में बड़ा अंतर है। इनकी वेलोसिटी डिस्पर्शन लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी सबसे तेज और सबसे धीमे तारे की गति में 20 किलोमीटर प्रति सेकंड का फर्क है। इतनी तेज गति के कारण तारे एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे नहीं रह पा रहे हैं और जल्दी ही अलग हो जाएंगे। वैज्ञानिकों को इसकी सटीक वजह समझने में मुश्किल हो रही है, लेकिन गाइया के आंकड़ों से कुछ सुराग जरूर मिले हैं। शोध में सुपर बबल्स यानी विशाल गैस मुक्त क्षेत्र दिखे, जो शायद पास के सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स की वजह से बने हुए हैं। माना जा रहा है कि जब ओफियन के तारे बन रहे थे, तब इन धमाकों ने बची कुची गैस को उड़ा दिया।
इससे समूह का कुल द्रव्यमान यानी मास कम हो गया और गुरुत्वीय बल कमजोर पड़ गया, जिससे तारे अपनी राह पर निकल पड़े। और साथ ही आसपास के अन्य स्टार क्लस्टर्स की ग्रेविटेशनल पुल ने भी तारों को अतिरिक्त गति दी होगी। इस खोज में तकनीक ने भी बड़ी भूमिका निभाई। डिलन हसन की टीम ने गाइया नेट नाम के एक नए एआई बेस्ड मॉडल का इस्तेमाल किया, जो लाखों तारों के स्पेक्ट्रा को एक साथ एनालाइज कर सकता है। पुराने तरीकों से केवल वही क्लस्टर्स मिल पाते थे जिनके तारे एक ही दिशा में चलते थे, लेकिन ओफियन जैसे समूह जिनके तारे बेतरतीब ढंग से फैल रहे हैं, वो इनसे छिप जाते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ओफियन जैसे और भी यंग स्टार क्लस्टर्स हो सकते हैं जो अभी तक हमारी नजरों से बचे रहे। ये खोज हमें तारों के जन्म और उनके समूहों की कहानी को नए सिरे से समझने का मौका दे रही है। ओफियन की कहानी न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि ये ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की एक नई शुरुआत भी है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन